डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी एसआई का एग्जाम है इस मंथ में, मेंस का, तो तैयारी अच्छे से चल रही होगी। यदि आप लोगों को बीपीएससी मेंस देना है तो उसके लिए जो है पॉलिटी और फिर पीवाईक्यू का जो सीरीज है उसको जा करके जरूर देखिएगा। उसमें सारे के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट है। इसके अलावा मैगजीन को कंटिन्यू किया जा रहा है। मैगजीन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो तो होती नहीं है, बस 20 मिनट होती है। तो इसे जरूर देखें और फिर फीडबैक भी दें कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। तो इसका ऑलरेडी हम लोगों ने फरवरी मंथ के मैगजीन का सारे के सारे पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके मेन जो कीवर्ड हैं, एक तरह से रिवीजन वीडियो यह होगा जिसमें जितने भी पॉलिटी अभी तक कवर किए हैं उन सभी के कीवर्ड को पढ़ेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के तो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर वहीं 1-2 महीने बाद इसे हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि हमें कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है कि हमें इसके कीवर्ड को याद रखना होगा। 16वां वित्त आयोग पहला क्वेश्चन था। 16वां वित्त आयोग, तो सिर्फ इसके कीवर्ड अर्थात कि इसके उद्देश्य क्या थे, सुर्खियों में क्यों था। तभी 16वां वित्त आयोग आया है। इसका गठन देखेंगे, आर्टिकल 280, संरचना में 5 सदस्य, कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है। इसके अगर कार्य की बात करें वित्त आयोग के, तो ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण की पद्धति पर कार्य करता है, क्षैतिज वितरण के आधार पर कार्य करता है, और ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें उसको डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कीवर्ड याद रखेंगे कि कार्य क्या है वित्त आयोग के। तो ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, क्षैतिज हस्तांतरण अर्थात कि अंतर राज्यों के जो है एक्स्ट्रा जो टैक्सेस होते हैं राज्यों के बीच जो होते हैं वो चीज़ें हैं। सहायता अनुदान अलग से जो दी जाती है। इसके अलावा स्थानीय निकाय को भी अगर राज्य सरकार सिफारिश करती है तो उसके लिए सहायता धनराशि देता है। और अन्य विवरण भी इसमें हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को कोई रिपोर्ट दिया या फिर किसी सिफारिश सलाहकारी प्रकृति की इसकी होती हैं। वित्त आयोग की जो सिफारिश है वो सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी। अगर 16वां वित्त आयोग के बारे में बात करें तो इसका जो है डॉक्टर अरविंद बनगढ़िया अध्यक्ष थे और भी इनके साथ 4 सदस्य थे, टोटल 5। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक यह लागू रहेगा, 26 से 31 तक। अगर इसकी शर्तें की बात करें तो कर इसका जो है वही कार्य प्रणाली, तो कर हस्तांतरण, सहायता अनुदान, स्थानीय निकायों का वित्त पोषण और आपदा प्रबंधन करना है। और जबकि सहायता अनुदान भारत के संचित निधि से, यह आर्टिकल 275 में है, आर्टिकल 275 में है। और आपदा प्रबंधन 2005 के तहत। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का साझाकरण कैसे होता है, तो ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के माध्यम से। विभाज्य पूल के रूप में कार्य करता है वित्त आयोग, आर्टिकल 270 के 1 के तहत। वहीं सहायता अनुदान देता है 275 के 1 के तहत, और विवेकाधीन अनुदान भी देता है 282 के तहत। क्षैतिज हस्तांतरण भी करता है। वित्त आयोग की सीमाएं भी हैं, इतने सारे कार्य के बाद कुछ सीमा भी है, जैसे कि सीमाओं में आ जाएगा डेटा की कमी है इसके पास, राजनीतिक दबाव है, अधिकार क्षेत्र को लेकर जीएसटी परिषद से टकराव है, केंद्रीकरण बनाम संघवाद मुद्दा है, स्थानीय निकाय पर इसका कम प्रभाव है, और यह सलाहकारी प्रवृत्ति का है। तो ये सारी इसकी कमियां हो गई। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कौन कौन सी हैं? तो अगर सिफारिश की बात करें तो ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण जो कि इसका कार्य प्रणाली था उसमें सिफारिश किया, पहले 40% था तो बोला कि 1% बढ़ा दो, 41 कर दो। चौदहवें वित्त आयोग ने इसे 42% करने का कार्य किया था, और 15वें वित्त आयोग ने इसे घटा के 41 कर दिया, और फिर 16वें में भी 41% यथावत रखा गया है। तो ये इसकी सिफारिश है।
इसमें राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता। 100 रुपये में उपकर, ये तो उदाहरण से है। क्षैतिज हस्तांतरण के मानदंड क्या है? तो जैसे ऊर्ध्वाधर के हमने देखे 41% है, वैसे क्षैतिज का मानदंड क्या है कि क्षैतिज आधार पर किस तरह से राज्यों को सहायता की धनराशि दी जाएगी, उसके लिए अलग से मानदंड हैं, और वो कौन से मानदंड हैं? तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आय अंतर है, जनसंख्या है, जनांकीय प्रदर्शन है, और यह जनांकीय प्रदर्शन जो है किस आधार पर निर्धारित होता है? तो 1971 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। तो क्षैतिज जो हस्तांतरण है वो आय, जनसंख्या और जनांकीय प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित होती है, और यह जनांकीय प्रदर्शन 1971 से 2011 में प्रदर्शन पर आधारित है, अर्थात कि कुल प्रजनन दर TFR वाले मानक की जगह लिया है। वन आवरण भी एक कारण है कि किस क्षेत्र का, किस राज्य का कैसा वन आवरण है, GDP में उस राज्य का योगदान क्या है। तो इन सब के आधार पर जो है क्षैतिज वित्त दिया जाता है। यहाँ पे कंपेयर भी किया गया है कि 15 वित्त आयोग में क्या था और 16 में क्या है। तो आय की विषमता के आधार पर 42.5%, जनसंख्या के आधार पर 17.5%, जनसंख्या के प्रदर्शन के आधार पर 10%, क्षेत्रफल के आधार पर 10%, वन परिस्थिति 10%, GDP में योगदान 10%। तो सबको फिक्स कर दिया गया है 10-10%, मात्र 2 को छोड़ करके। और यह है आय की विषमता 42.5% और जनसंख्या 17.5%, बाकी सब 10-10%। 16 वित्त आयोग में दिया जाएगा। तो ये हो गया क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसके अलावा सहायता अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। 9.47 लाख करोड़ 16 वित्त आयोग में सहायता अनुदान होगा। मुख्य ध्यान, बंद किए गए अनुदान, ये सब पे ध्यान होगा। स्थानीय निकाय के लिए भी अनुदान की व्यवस्था किया गया है। आवंटन होगा, शहरी निकायों की हिस्सेदारी होगी इसमें। इसमें जो है शहरी निकाय की हिस्सेदारी बढ़ा करके 45% कर दी गई है। और संरचना, वित्त आवंटन के लिए शर्तें, आबद्ध और अनाबद्ध। आपदा प्रबंधन, तो कोष, लागत साझाकरण, नई आपदा, तकनीकी उन्नयन, इन सब पर भी ध्यान दिया जाएगा। सुदृढ़ लोक वित्त के लिए 4 सुधार। तो ये 4 सुधार का लक्ष्य रखा गया है। ये 4 सुधार कौन कौन से हैं? तो ये है मितव्ययी राजकोषीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र में मतलब विद्युत सेक्टर में सुधार, राजकोषीय सुधार, जो राजकोषीय घाटा है उसमें सुधार का प्रावधान किया गया है। विद्युत क्षेत्र में सब्सिडी जो है उसको सही तरीके से कार्यान्वित का प्रावधान है। तो एक तो हो जाएगा राजकोषीय घाटा को लेकर के विद्युत क्षेत्र में, और सब्सिडी में, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में। तो ये हम लोग मात्र 8 मिनट में टोटल 25 मिनट का जो था उसको रिवीजन कर लिया। ठीक है। सेकेंड था भारत में शहरीकरण। तो भारत में शहरीकरण का मेन कीवर्ड देखेंगे तो यह 2026-27 जो केंद्रीय बजट पेश हुआ था उसमें शहरों के जो स्थानीय निकाय होते हैं, शहरों के स्थानीय निकाय होते हैं उनके लिए बजटीय प्रावधानों की प्राथमिकता देता है। इससे शहरों के दीर्घकालिक विकास की दिशा पे प्रभाव पड़ता है। और इसमें बजट में क्या क्या था शहरी स्थानीय निकाय के लिए? तो शहर के आर्थिक क्षेत्रों से ARS का विकास करना था। शहर के आर्थिक क्षेत्र से ARS का विकास करना। टियर 2 और टियर 3 शहरों और मंदिरों के नगरी पे ध्यान देने का प्रावधान था। नगर निगम बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन। 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान और यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण करना था। चैलेंज मोड के माध्यम से कार्यान्वयन भी करना था। यहाँ पे चार्ट के माध्यम से दिया गया है। तो ये शहरी विकास के लिए और अन्य पहल क्या हो सकता है? तो ये तो अनुदान है ही, यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकास है ही, बॉन्ड योजना है ही, और क्या किया जा सकता है? तो जैसे अटल कायाकल्प अमृत योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी,
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और नीति आयोग का शहरीकरण प्रबंधन। ये सारे तरीके हैं शहरीकरण के। भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? तो किसी शहर का परिभाषा क्या है? तो किसी बस्ती को शहर बस्ती के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कुछ शर्त है, जैसे वहाँ की जनसंख्या 5000 से अधिक होना चाहिए, पुरुष कार्य पर कम से कम 75%, गैर कृषि कार्य में हो, 5000 से ज्यादा आबादी हो, 75% गैर कृषि कार्य, और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सघनता होनी चाहिए। और भारत में स्थिति क्या है? तो सांविधिक कस्बे हैं, शहरीकरण की गति धीमी है। भारत की शहरी प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण किया गया, 2023 से रिपोर्ट आया, जिसके अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक शहरीकृत हो सकता है। वहीं ग्लोबल ह्यूमन सेटलमेंट लेयर के अनुसार भारत में शहरीकरण का अनुपात मात्र 63% है। तो आखिर इतना कम शहरीकरण होने का कारण क्या है? मात्र 63%। तो शहरी विरोधाभास शामिल है इसमें। नया उपनगरीय विस्तार भी सम्मिलित है, जैसे केरल में शहरीकरण दर 47.7% है। शहरी आवागमन या मोबिलिटी भी शामिल है। अपशिष्ट और स्वच्छता एक चुनौती है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स में कमियां हैं। भारतीय शहरों में अनौपचारिकता है। रेहड़ी पटरी वाले को अनौपचारिक श्रम, ये सब भी बाधा है। खंडित शासन प्रणाली है। महापौर के पास कम अधिकार है। वित्तीय संसाधन के लिए उच्च निर्भरता है और पेशेवर लोगों की कमी है। भारत में शहरीकरण में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से हैं? तो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मोबिलिटी की सुविधा में सुधार, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के माध्यम से हो सकता है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अनौपचारिकता के एकीकरण, महानगरीय शासन, वास्तविक विकेंद्रीकरण, राजकोषीय स्वायत्तता, पेशेवर कैडर तैयार करना, व्यवहार परिवर्तन वाला डिजाइन, प्रकृति आधारित समाधान, ये सारे समाधान से शहरीकरण करना संभव है। विकेंद्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण रूपांतरण, इसका सिर्फ कीवर्ड इसका भी देख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार से जो है विकेंद्रीकरण के सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण सामाजिक मुद्दे को और ज्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है। तो ग्रामीण विकास के लिए अभी जो बजट आया था उसमें 211% से अधिक बढ़ा करके सीधा जो है 2.73 लाख करोड़ हो गया। तो 2016-17 से लेके 26-27 अगर 10 साल की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि है की गई है। तो विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय जो निकाय वगैरह होते हैं, ग्रामीण विकास, क्योंकि भारत की जनता जो है, जब भारत की आत्मा गांव में बसती है, अर्थात बहुत सारी जनसंख्या गांव में होती है, तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है ग्रामीण सुदृढ़ीकरण। तो इसके लिए जो है बजट का प्रावधान किया गया और 2.73 लाख करोड़ का हो गया। विकेंद्रीकरण के बारे में अर्थ तो सबको पता ही है कि इकाइयों के बीच में हस्तांतरण करना, शक्तियों को, संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों को। और संवैधानिक अगर प्रावधान की बात करें तो 73-74 संशोधन हुआ था 1992 में, जिसके तहत भाग 9 में पंचायत और 9 के ए में नगर पालिका जोड़ा गया। वहीं अनुच्छेद जो 40 है वो भी ग्राम पंचायत का बात करता है, और अनुच्छेद 243 के अगर जी का बात करें तो 243 के जी कहता है कि राज्य विधानमंडल को 243 का जी कहता है कि राज्य विधानमंडल को पंचायतों पर शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण का अधिकार प्रदान करना। तो अनुच्छेद 243 का जी राज्य विधानमंडल को पंचायतों और शक्तियों को हस्तांतरण का अधिकार देना कि राज्य के जो विधानमंडल है वो ऐसे पंचायत और पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पे नीति निर्माण कर सके। 7वीं अनुसूची का भी प्रावधान है जिसके तहत पंचायत को राज्य सूची अंकित किया गया। तो ये सारे संवैधानिक प्रावधान है। 73-74 संशोधन, आर्टिकल 44, आर्टिकल 243 के
जी, आर्टिकल 243 की जी और 7वीं अनुसूची। वहीं विकेंद्रीकरण से अगर संबंधित समितियां का बात करें तो इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 सब लोग जानता है, जिसमें 3 स्तर का बात है। और पहली जो है पंचायती राज संस्थान 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में गठित किया गया। अशोक मेहता समिति 1977, इसके तहत द्विस्तरीय जो है आधार है जिला स्तर और मंडल पंचायत, ये आधार स्तर। तो यहाँ पे ब्लॉक और ग्राम ना होकर के जिला के बाद सीधे मंडल स्तर या आधार स्तर होता है, मंडल। ठीक है। अन्य समितियां हैं जैसे एलएम सिंह में संवैधानिक दर्जा मिला था 1985 में, जो स्थानीय निकाय है उसको। तो एलएम सिंह में 1985, सरकारी आयोग 1986 और पीके थुंगन समिति 1988। तो लगातार आया एलएम सिंघवी 85, सरकारिया 86 और पीके थुंगन समिति 1988। तो एलएम सिंघवी 1985, सरकारिया 1986 और पीके थुंगन समिति 1988। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता अगर बात करें तो इसमें है कि 3 स्तरीय वहां पर अनिवार्य है जहां की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा हो, जहां पे कम है वहां 2 स्तरीय। इसमें प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, अगर भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर। सभी पद जो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से हैं और 2 पद जो होते हैं मध्यवर्ती ब्लॉक प्रमुख और शीर्ष अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष। सीटों का आरक्षण होता है एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। बिहार सरकार 2006 में स्थानीय निकाय या पंचायतों में 50% महिला को रिजर्वेशन दिया था। राज्य चुनाव आयोग इसके चुनाव कराता है। राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पे गठित किया जाता है। शक्तियों का हस्तांतरण तो जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची 29 विषय का प्रावधान करता है और नगर पालिका में 12वीं अनुसूची में 18 विषय का प्रावधान किया गया है। योजना समितियां बनाई गई हैं, डीपीसी और एमपीसी, महानगर योजना प्लानिंग कमीशन और फिर डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। तो योजना समितियां हैं डीपीसी और एमपीसी। लागू होने से छूट की अगर बात करें तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र, 6ठे अनुसूची क्षेत्र, 1996 पेशा और अन्य आदिवासी क्षेत्र, इन सभी लोगों को छूट दिया गया है इस प्रावधान से। 5वीं, 6ठे और 1996 पेशा। पंचायतों से संबंधित भाग 9 को पंचायत अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये सारी चीजें हो गई। बस हम लोग कीवर्ड देखना है, रिवीजन करना है ना, तो 7-8 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट। ठीक है। ग्रामीण रूपांतरण के लिए विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है? तो ग्रामीण रूपांतरण के लिए विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है? तो बेहतर आर्थिक और सामाजिक संकेतक बेहतर आर्थिक और सामाजिक संकेतक तो नीति आयोग के बहुआयामी जो है ये परसेंटेज को हटा देते हैं। महिलाओं के लिए लोकतांत्रिक अवसर कि किस प्रकार से विकेंद्रीकरण का महत्व है, तो चूंकि इसके माध्यम से महिलाओं को लोकतंत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलता है, बेहतर आर्थिक और सामाजिक संकेत होती है, अधिक वित्त मिलती है, स्वस्थ सहकारी संघवाद का निर्माण होता है। स्वस्थ सहकारी संघवाद जैसे कि बिहार ने पंचायत सरकार को अपनाया और उड़ीसा ने 50% कर दी। संस्थागत ढांचा ये सबका विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ पहल जो क्या क्या की गई हैं, तो जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतरण सूचकांक जारी किया जाता है। सूचकांक के तहत जो है वहाँ की विभिन्न 6 आयामों जो है उसको ऑडिट ऑनलाइन आदि के आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। तो अंतरण सूचकांक डेवोल्यूशन इंडेक्स होती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान होता है। ई ग्राम स्वराज का प्रावधान किया गया है। राजकोषीय विकेंद्रीकरण का प्रावधान है। ई ग्राम स्वराज अंतरण सूचकांक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राजकोषीय विकेंद्रीकरण अर्थात ये 15वें वित्त आयोग के तहत जो बजट है उसको लगभग डबल कर दिया गया था। राजकोषीय विकेंद्रीकरण हुआ है।
ई ग्राम स्वराज हुआ है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है। डिजिटलीकरण के पहले की गई हैं। ये पंचायतों पे मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत कार्य होगा। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना क्या होती है? तो संपत्ति वगैरह को ड्रोन से मैपिंग की जाती है। नमो ड्रोन दीदी पहल, तो स्वामित्व योजना, मिशन मोड प्रोजेक्ट, नमो ड्रोन दीदी पहल। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP लागू किया गया है। वहीं विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या भू आधार भी है। विभिन्न वर्गों का सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण की अगर बात करें तो युवा मॉडल यूथ ग्राम सभा किया जाता है ताकि ग्राम सभा में युवाओं की भागीदारी बढ़े। महिलाओं के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन भी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन। और बजट में भी महिला उद्यमों के लिए सी मार्ट्स की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण महिला के लिए सी मार्ट्स की व्यवस्था की गई है। रोजगार और कौशल विकास पे ध्यान दिया जा रहा है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। वहीं विकेंद्रीकरण में विद्यमान अतियोग्य योजनाएं होंगी। इसके महत्व क्या है? महत्व क्या है कि महिला का उत्थान होगा, इससे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो इसमें समस्याएं क्या होंगी? तो समस्याएं भी बहुत सारी हैं, जैसे कि अधिकारों के विकेंद्रीकरण की कमी है, अंतर सरकारी पदानुक्रम है, वित्तीय बाधाएं हैं, स्थानीय निकाय के अधिकारी भ्रष्ट हैं, अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता का अभाव है और अन्य समस्याएं भी हैं। ग्रामीण विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में आगे की राह क्या है? तो आगे की राह क्या होगी? ये कल्याणकारी वितरण से विकेंद्रीकृत साझेदारी की ओर नीतिगत बदलाव करना होगा। ग्राम सभा का सशक्तिकरण, नवीन संसाधन जुटाना, समन्वय को बढ़ाना, सामुदायिक नेटवर्क संस्थानों को मजबूत करना, राज्यों की भूमिका और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो ये सारी चीजें हो गई। अगला टॉपिक है मुफ्त के उपहार। तो मुफ्त के उपहार टॉपिक से ही पता चल रहा है कि फ्रीबीज के बारे में बात करेगा। जैसे कि तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इसके बारे में चिंता जताई है। ये मैटर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तमिलनाडु का पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है वो भारत संघ कंप्लेन किया था, उसके बिजली पे फ्री में बिजली देने से ओवरलोड था, जिसकी वजह से तमिलनाडु सरकार डिस्ट्रीब्यूशन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंप्लेन फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ टिप्पणी की गई कि बिना भेदभाव के दिए जाने वाले प्रत्यक्ष नगद अंतरण यह जो होती है लोगों के काम करने और सम्मानजनक जीवन के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट कैश दिया जा रहा है तो सही बात है, वो और बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। इसके अलावा करदाताओं के पैसे से जो है अंधाधुंध रियायतें दी जा रही हैं, जिससे नुकसान आर्थिक देखने को मिल रही है। मुफ्त के उपहार के बारे में बात करें तो आरबीआई ने फ्रीबीज को एक सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय बताया है। आरबीआई ने फ्रीबीज को एक सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय बताया है, जैसे मुफ्त बिजली। सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय अर्थात मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त परिवहन, मुफ्त ऋण माफी। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, परिवहन और ऋण माफी। वहीं आरबीआई के अनुसार जो फ्रीबीज है वो जैसे शिक्षा के सेक्टर में पब्लिक मेरिट बोर्ड्स में अलग किया जाता है, क्योंकि शिक्षा जैसे दीर्घकालिक और व्यापक लाभ देते हैं, तो इसलिए उसमें अलग हो सकता है। अगर फ्रीबीज के संदर्भ में श्री और प्रेय का बात करें कि श्री क्या है और प्रेय क्या है, तो यह दोनों कठोपनिषद से लिया गया है। और श्री का अर्थ होता है दीर्घकालिक लाभ और प्रेय का होता है तत्कालिक सुख। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए श्रेय मिले दीर्घकालिक लाभ, ना कि प्रेय तत्कालिक सुख। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में इस पे विशेष रूप से महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। 1.7 लाख करोड़ बजट दिया गया है। ऐसी योजना चलाने वाले राज्यों की संख्या 5 गुना से भी अधिक है।
दूसरे शब्दों में जब देश विलंबित संतुष्टि तत्काल सुख को टालकर भविष्य की प्राथमिकता तथा श्रेय को देता है तो वह राष्ट्रीय अनुशासन का पालन करता है और श्रेय अधिक प्रभावी होता है। वहीं फ्रीबीज से संबंधित कानूनी परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ डीपीएसपी में प्रावधान किया गया है, जैसे आर्टिकल 38, 39 और 41। तो 41 में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। 39 में सभी पुरुष महिलाओं के पास आजीविका के पर्याप्त साधन हो और धन का संकेंद्रण न हो, विकेंद्रीकरण हो धन का, और सभी के पास आजीविका का स्रोत मौजूद हो, यह आर्टिकल 39 में है। वही आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य के लोगों का कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था हो। तो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा फ्रीबीज कभी न कभी अगर वो लाभदायक भी साबित होता है। तो हमारा डीपीएसपी भी कहता है कि फ्रीबीज का प्रावधान हो सकता है आर्टिकल 38 के तहत, 39 के तहत और 41, क्योंकि 41 के तहत जो है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। 39 के तहत सभी के लिए अवसर हो कि वो काम कर सके, आजीविका के साधन हो। 38 के तहत है लोगों का कल्याण करना। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है? तो 2013 में केस आया था, सुब्रमण्यम बालाजी केस। तो सुब्रमण्यम बालाजी केस में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने रंगीन टीवी, लैपटॉप ये सबको डीपीएसपी के अनुरूप माना था सुब्रमण्यम बालाजी केस में। वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 जो है वो कहता है कि रिश्वत, ये सारी चीजें रिश्वत है और रिश्वत को प्रतिबंधित करता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जबकि 2013 सुब्रमण्यम बालाजी केस कहता है कि ये सब जायज है फ्रीबीज। चुनाव घोषणा पत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश ये कहते हैं कि आदर्श आचार संहिता के समय वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। अब फ्रीबीज के सकारात्मक प्रभाव भी है, नकारात्मक प्रभाव भी है। तो सकारात्मक क्या प्रभाव है? सकारात्मक प्रभाव है, इससे क्या होगा कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अर्थात कि भोजन, पोषण, ये सब चीजें मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, स्वास्थ्य वगैरह। सामाजिक सशक्तिकरण होगा, जैसे बिहार में स्कूली छात्राओं और लैपटॉप, साइकिल वगैरह देना, पोशाक वगैरह। तो सामाजिक सशक्तिकरण होगा, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होगी। राजनीतिक भागीदारी, तो राजनीतिक भागीदारी से बढ़ती है। मुफ्त के उपहार की वजह से जो है चुनाव के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। तो एक तो उनकी जरूरतें पूरी होती हैं जो मूलभूत हैं। दूसरी क्या होती है कि सामाजिक उत्थान होता है, महिलाओं के, बच्चों के, स्टूडेंट के, सबके, बुजुर्ग के पेंशन वगैरह से। तो ये चीजें हैं, सामाजिक उत्थान हो रही है। फिर राजनीतिक भागीदारी, लोगों के प्रति जो है लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता है। आर्थिक विकास होती है, इससे उनके खरीदने की शक्ति बढ़ती है। आय समानता होती है, मुफ्त के उपहार धन से जो है न्याय संगत तरीके से होने से आय समानता होती है और जनता का विश्वास बढ़ता है। वहीं नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं कि इससे जो है वित्तीय बाहर आता है, क्योंकि सब पैसे से ही होता है। हालांकि अभी एक रिपोर्ट आया है, राज्यों का कुल सकल राजकोषीय घाटा इन्हीं फ्रीबीज के कारण जो है यह बढ़ करके जो 2022 में 2.6% हुआ करता था, अभी 3.2% होगा। राजकोषीय घाटा राज्यों का ज्यादा है, 2.6 से बढ़ के 3.2% हो चुका है। वही फ्री राइडर संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि इससे क्या होती है ना कि एक संस्कृति को बढ़ावा देती है। फ्री लेना जो है अपना हक समझने लगते हैं लोग, तो एक संस्कृति को बढ़ावा देती है, आदत लग जाती है उससे। तो वित्तीय भार है, लोगों में एक आदत, संस्कृति का जन्म होता है। सतत विकास को यह कमजोर करता है। कैग रिपोर्ट के अनुसार जो है आने वाली पीढ़ियों पे बोझ बढ़ सकता है, भूजल का स्तर नीचे जा सकता है मुफ्त जल से। फिर है लोकतांत्रिक राजनीति को विकृत करना, तो लोकतांत्रिक राजनीति भी विकृत होती है। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार इसका उल्लंघन होता है, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए समान अवसर नहीं हो पाता। संस्थाओं का कमजोर होना, ऋण माफी और मुफ्त बिजली से डिस्कॉम जैसी संस्थाएं कमजोर होते हैं। और इसीलिए तो ये फ्रीबीज वाला केस आया था, क्योंकि तमिलनाडु कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो था बिजली वाला, वो कंप्लेन किया था। सुब्रमण्यम बालाजी केस में लैपटॉप वगैरह को और टीवी वगैरह को जायज माना गया। नीतिगत सुधार, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो वही राजकोषीय विवेक और ऋण प्रबंधन पर जोर देना होगा, रिसाव और भ्रष्टाचार को रोकना होगा, अन्य बीमा कवरेज वगैरह करना होगा। सुब्रमण्यम बालाजी तमिलनाडु 2013, इसमें फ्रीबीज देने के बजाय रोजगार पर बढ़ावा देना चाहिए। आर्थिक समीक्षा 2025-26, तो इसमें नगद
अंतरण, अनियंत्रित नकद अंतरण के बजाय नीतियां अपनानी चाहिए जिससे कि दीर्घकालिक लाभ हो। उदाहरण के लिए मेक्सिको के प्रोग्रेसा और ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया। मेक्सिको के प्रोग्रेसा और ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक था पीएम राहत सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा था? तो जो पीड़ित होते हैं सड़क दुर्घटना से उनके लिए गोल्डन आवर के समय में अगर ट्रॉमा सेंटर में हॉस्पिटल जा सकें वो, तो जल्दी से उपचार संभव है। कैशलेस उपचार प्रत्येक दुर्घटना पीड़ित के लिए 1.5 लाख रुपए तक का खर्च और दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक कवर है। 24 घंटे तक और 48 दिन तक जीवन की घातक चोटों के लिए स्थिरीकरण उपचार। पात्रता क्या है? तो सड़क पर हुई दुर्घटना। वित्त पोषण विधि क्या है? तो अस्पतालों को भुगतान होगा जो मोटर वाहन दुर्घटना कोष है उसके माध्यम से। बीमित वाहन का होगा। इसके अलावा अगर बीमित नहीं है तो हिट एंड रन मामले में होगा, दावों का निपटारा होगा। 3 और 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख और 7 दिन के अंदर 3 स्तरीय निगरानी और शिकायत निवारण किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। इसके लिए SRSC DRSC का गठन भी किया गया है। 112 आपातकालीन सहायता प्रणाली और MORTH इलेक्ट्रॉनिक बेसिक दुर्घटना रिपोर्ट भी जारी किया जाएगा। संक्षिप्त में अगर बात करें तो वित्त पोषण जो है यूनाइटेड नेशन सड़क सुरक्षा कोष, यूनाइटेड के सतत वित्त पोषण प्रणाली यूनाइटेड नेशन सड़क सुरक्षा कोष है। तकनीकी सहायता WHO, यूनिसेफ और यूनिस्कैप देगा। राज्य जहां लागू है राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम। राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम। यूएन सड़क सुरक्षा कोष के बारे में कम और मध्यम आय वाले देशों में यह सड़क सुरक्षा के लिए है। साक्ष्याधारित नीतियां हैं सरकार नागरिक। अब संक्षिप्त सुर्खियों की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, तो भारत का स्थान अभी क्या हो गया है? तो 91वें स्थान पर पहुंच गया है और भारत का रैंक जो है 39 नंबर पर प्राप्त किया है। वहीं CPI 2025 की सिफारिश की अगर बात करें तो स्वतंत्रता, पारदर्शी और सुलभ न्याय संस्थान सुनिश्चित करना इसका कर्तव्य है। और राजनीतिक अनुचित प्रभाव को रोकना, भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग को न्याय दिलाना, नागरिक स्थान को बढ़ावा देना और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ावा देना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे जारीकर्ता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। और कार्यप्रणाली की बात करें तो 180 देशों में यह रैंकिंग जो अत्यधिक भ्रष्ट है उसको 0 मिलता है और सबसे साफ वाले को मिलता है। और ट्रांसपेरेंसी में नहीं याद करना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। CPI में क्या शामिल नहीं है? तो नागरिकों के नागरिक भ्रष्टाचार करता है, टैक्स धोखाधड़ी, अवैध वित्तीय प्रवाह या भ्रष्टाचार वकील वगैरह करते हैं, लेखाकार वित्तीय, तो ये सब मनी लॉन्ड्रिंग, निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ये शामिल नहीं है। वहीं इसकी विशेषता का बात करें तो डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है 89 स्कोर के साथ और भारत जो है 39 स्कोर के साथ जो है 91वें स्थान पर रहा है। सबसे निचली रैंक की अगर बात करें तो सोमालिया और दक्षिणी सूडान है। भ्रष्टाचार के मुख्य कारण क्या है? कारण का बात करें तो लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन की कमी है और न्याय प्रणाली का राजनीतिकरण हो गया, ये भी कमी है और राजनीति का अनुचित प्रयोग हो रहा है। नागरिक क्षेत्र की सुरक्षा में असफलता। अगला टॉपिक है भारत के पर्यावरण कानून कमजोर क्यों हो रहे हैं? तो EIA प्रक्रिया का कमजोर होना, इसके माध्यम से भी गैर कोयला खनन परियोजना, न्यायिक निर्णयों की वापसी जैसे कि वन शक्ति बनाम भारत संघ के फैसलों को वापस ले लेना, अरावली पहाड़ी से संबंधित विवाद 100 मीटर की ऊंचाई वाला, इससे आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 48 का A का कमजोर होता है। मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी पे प्रभाव पड़ रहा है। सामरिक रक्षा बनाम पारिस्थितिकी पे प्रभाव पड़ रहा है। संवैधानिक और न्यायिक निहितार्थ का बात करें तो आर्टिकल 14 जो है वो कहता है सबके लिए समक्ष समानता होनी चाहिए। आर्टिकल 21 स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार देता है। आर्टिकल 51A का G जो है पर्यावरण की रक्षा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य को प्रावधान करता है। सार्वजनिक न्याय से सिद्धांत का क्षरण, यह सिद्धांत MC मेहता बनाम कमलनाथवाद 1996 में स्थापित किया गया। अगला टॉपिक है जेंडर बजट। तो जेंडर बजट की हिस्सेदारी 9.37% बढ़ गई है। इस वर्ष कुल 53 मंत्रालय विभाग और 5 संघ राज्य क्षेत्र ने आवंटन किया। भारत में जेंडर बजट की अगर बात करें तो
लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्ध है। अलग विशेषीकृत बजट यह नहीं बनाता है जेंडर बजट, बल्कि सरकारी बजट को ही लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण से देखता है। भारत में अपनाना यह 2004-5 में अपनाया गया था। इसे राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर लागू किया गया है। जेंडर बजटिंग योजना यह महिला विकास बाल विकास मिशन शक्ति योजना के सामर्थ्य मिशन शक्ति ग्रामीण शहरी स्थानीय निकाय में 100% जेंडर बजट कवरेज का प्रावधान है। जेंडर बजट के भाग ए है, भाग बी है। एक ए में 100% प्रावधान है और बी में 30% है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो आर्टिकल 94 में इसको हटाने का प्रावधान है। वहीं 94 के सी में उसका नियम है कि किस प्रकार से हटाया जाएगा, अर्थात के तत्कालीन जो उस समय मौजूद होंगे सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा। स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या है? तो 50 सदस्य का उस पर साइन होना चाहिए। 14 दिन पूर्व सूचना होना चाहिए। महासचिव लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा महासचिव की लिखित सूचना दी जानी चाहिए और उस समय जो है वो कार्य नहीं करेगा। ऐतिहासिक संदर्भ का बात करें तो 3 लोग जेबी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह और बलराम चाखर, ये 3 लोग पे लगा लेकिन हटाए नहीं गए थे। यह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 87 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रावधान करता है, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा चुनाव के पहले सत्र को संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को लोकसभा की कार्य प्रणाली और कार्य संचालन नियमावली में जो भाषण वगैरह देता है उसको धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की जाती है। आर्टिकल 87 के 1 में है, ठीक है। इसमें धन्यवाद प्रस्ताव में जो है संशोधन की अनुमति दिया जाता है कि विपक्ष इसमें संशोधन कर सकता है अगर तो चीजें छूट गई तो। चुनाव में नोटा क्या है? नोटा क्यों चर्चा में रहा? तो 2013 में पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन को ईवीएम पर नोटा विकल्प शामिल करने का आदेश दिया था। 2013 में नोटा ऑप्शन आया था। उसी साल 2013 में चुनाव हुआ छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो 1 2 3 4 5 राज्यों में चुनाव होता है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। नोटा संबंधित चुनौतियां क्या है? तो निर्विरोध चुनाव करना, निर्विरोध चुनाव होता है, चुनाव परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपराधीकरण के विरुद्ध अप्रभावी रहता। आगे की राह क्या है? तो 50% प्लस 1 नियम और उम्मीदवारों पर प्रतिबद्ध। यदि नोटा के कारण प्रतिशत वैध मत मिलता है। उदाहरण कोलंबिया। राज्य स्तरीय पर महाराष्ट्र और हरियाणा में चीजें लागू है। राइट टू रिकॉल क्या है? सारा खत्म ही है। तो राइट टू रिकॉल योजना क्या है? वापस बुलाने का अधिकार है। यह क्या है कि जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही प्रदेश लोकतंत्र का यह उपकरण है कि उनको पहले ही हटा दिया जाए। तो ये चीज अभी पेश हुई है, एक राज्यसभा का सदस्य पेश किया है। केवल स्थानीय स्तर पे कुछ राज्यों में यह सीमित है, जैसे छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी इसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए एक सदस्य ने पेश किया है। यह अमेरिका और इंग्लैंड में इसके कुछ राज्यों में प्रावधान है। इसमें जनमत संग्रह होती है, निर्वाचक मंडल अंतिम निर्णय लेता है, नागरिक स्वयं प्रस्ताव पेश करते हैं और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के विवाद में है। तो अनुच्छेद 3 शक्तियां जैसे नए राज्य बनाना, उनके नाम परिवर्तन करना, राज्य और सीमा क्षेत्र की करना, इसकी अनुशंसा क्या होती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पूर्व अनुशंसा यह आवश्यक है। वहीं राज्य विधानमंडल का मत भी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सलाहकारी होगा, राष्ट्रपति माने या नहीं माने उसकी मर्जी है। और नाम परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन आवश्यकता नहीं है। 368 लास्ट टॉपिक है सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण। तो सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण क्या है? सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस पर भारत सरकार, नागालैंड सरकार और वहाँ के ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हस्ताक्षर करेंगे। ENPO जो है नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों के 8 मान्यता प्राप्त जनजातियां जो हैं उनके लिए यह शीर्ष संस्था बनी है। तो सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण FNTA बनी है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। तो सीमांत नागालैंड FNTA बनी है किसके साथ? ENPO के साथ मिलकर। इसमें कुछ 6 जिले शामिल किए गए हैं। समझौते के कुल 46 विषय FNTA को सौंपे गए हैं। यहाँ पे एक मिनी सचिवालय होगा, एक मुख्य सचिव होगा, उसके प्रधान सचिव होंगे
और यह आर्टिकल 371 के एक को प्रावधान को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि नागालैंड राज्य का ये अंदरूनी मामला है। तो इसी के साथ जो है हम लोग का पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन भी हो गया और हम लोगों ने डिटेल में भी पढ़ा है। तो ये बेस्ट आइडिया है रिवीजन करना। और अभी मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे तो एक टॉपिक एक इसका जो टॉपिक है 20 मिनट का होता है मुश्किल से, उसको कंप्लीट करने के बाद इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक को 5 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे और लास्ट में रिवीजन वीडियो होगा, तो ऐसे 3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये रिवीजन बहुत जरूरी है अगर कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।